हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवल फ्रॉम बेरमो बगाल झारखंड। पिछले क्लासेस में हमने रेगुलेशन नंबर 13 देखा था, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो कि 60 दिन पहले ही हमें किसी भी सर्टिफिकेट को लेके एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम बोर्ड को एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। तो आज हम यानी कि आज हमारा जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 14, रेगुलेशन नंबर 14, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। रेगुलेशन नंबर 14 यानी कि एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। जैसा कि अगर आपने 10th लेवल पे एग्ज़ाम दिया होगा या फिर बोर्ड दिया होगा, तो आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आती है, वो एज आती है 14, मोर देन 14 ईयर्स, यानी कि आपको 15 साल के विद इन 10th बोर्ड दे देना है। मिनिमम 14 ईयर्स आपको 10th बोर्ड के लिए एज होना अनिवार्य है। देन आफ्टर आप सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए अपियर होंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो सर्टिफिकेट, जो बोर्ड एग्ज़ाम लेगी और सर्टिफिकेट जारी करेगी, उसके लिए भी कुछ एज निर्धारित की गई है, एज लिमिट रखी गई है। तो जैसा कि बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ये 7 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट एंड एग्ज़ाम लेती है इन सर्टिफिकेट के लिए। तो इसमें से कोई भी एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए कैंडिडेट को एटलीस्ट 20 इयर्स होना चाहिए। मिनिमम जो एज रखी गई है कि अगर आप डीजीएमएस की एग्ज़ाम या फिर बोर्ड की एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं, तो आपका पहला क्राइटेरिया आता है कि 20 साल आपका पूर्ण हो जाना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो एज है वो 20 इयर्स रखी गई है। 20 इयर्स एज के बाद ही आप किसी अंडरग्राउंड में या फिर ओपन कास्ट माइंस में कार्यरत कर सकते हैं। वैसे तो 18 साल में भी बहुत सारे ऐसी कंपनी की नॉर्म्स होती है जो कि अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट के माइंसों में ज्वाइनिंग यानी काम कर सकते हैं। लेकिन एक और एज आती है 16 इयर्स। आप 16 इयर्स में, 16 साल में सेफ्टी ऑफिसर के निगरानी में कोई भी अंडरग्राउंड में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये नॉट ए एज ऑफ वर्किंग लिमिट, बट इट इज़ द एज ऑफ ट्रेनिंग पर्पस। आप सेफ्टी ऑफिसर के निगरानी में किसी भी माइंस में आप 16 साल की उम्र में ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो जो एग्जामिनेशन बोर्ड लेती है उसमें मिनिमम एज क्वालिफिकेशन मिनिमम एज 20 इयर्स होना चाहिए। क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अगर बोर्ड द्वारा निर्धारित एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए आपकी कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, तो आंसर 20 साल एटलीस्ट होना ही चाहिए। फिर ये निर्धारित 7 सर्टिफिकेट में आपको और भी क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, जिसमें कि पहला एज हो गया। अब दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, यानी कि आप स्वास्थ्य प्राथमिकता की जो सर्टिफिकेट होती है वो करना होता है। एक्चुअली फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता क्या, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। अगर आप किसी माइंस में या फिर किसी पर्पस में जो कि हैवी मशीनरीज या एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, ऐसे वर्किंग में आपको फर्स्ट एड क्लास सर्टिफिकेट यानी कि फर्स्ट एड का ज्ञान होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इन द केस भविष्य में या फिर वो कि कभी भी समय एक्सीडेंट को जो होती है वो बता के नहीं आती है, इंसिडेंट ही एक्सीडेंट होती है। तो आपको एटलीस्ट उस एक्सीडेंट में चोट लगने के उपचार को जानने के योग से ही फर्स्ट एड क्लास सर्टिफिकेट डीजीएमएस लेती है। यानी कि अगर इन द केस किसी की एक्सीडेंट हुई और मे भी आप ऑन द स्पॉट वहाँ प्रेजेंट है, आपने देखा कि उन्हें चोट लगी है या फिर
हाथ में चोट लगी है या हाथ क्रैक हो गया, हड्डी क्रैक हो गया, तो आपको एटलीस्ट वहाँ से उसे सर्वाइव से सर्वाइव से सर्वाइव तरीके से उसे मौत तक लाना या फिर हॉस्पिटल ले जाना, उस तरह की जो आप रेस्क्यू करेंगे उस पर्सन को, तो उसी रेस्क्यू के दरमियान आपको प्राथमिकता फर्स्ट एड क्लास को देना होता है, और उसी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग आपको वहाँ से रेस्क्यू करना होता है, ताकि उसके ज़्यादा चोट ना लगे और उसकी जान बच सके। सपोज दैट ये हाथ मेरा टूट गया, तो हमने फर्स्ट एड क्लास में देखा कि ये अगर किन्हीं कारण, ये एक्सीडेंट के कारण ये हाथ टूटा हुआ है, तो आप ऐसे ऐसे हाथ को अगर नीचे करके ले जाते या हैंगिंग करके ले जाते, तो आपको ज़्यादा दर्द हो सकती है और क्रैक में भी ज़्यादा फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। ठीक, लेकिन आप फर्स्ट एड क्लास जब भी अटेंड करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि अगर में भी हाथ टूटता है तो वो आपको फोल्ड करके, या तो आपके पास फर्स्ट एड किट है तो उसके सहारे आपको एक पट्टी रहती है, तो उसके सहारे आपको यहाँ हाथों को बांध करके आप गले के सहारे इसको लटका के या फिर हैंगिंग करके जब भी रेस्क्यू करें, तो इसी तरह का रेस्क्यू आपको करना अनिवार्य होता है। तो इसी कारण फर्स्ट एड क्लास की सर्टिफिकेट होती है वो डीजीएमएस डिमांड करती है कि नहीं, अगर कोई भी हमारे एग्जाम में आपको अपीयर होना है तो फर्स्ट एड क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद एज वेरीफाइड यानी कि आपने तो समझ के दिया कि भरबली कि हाँ भाई हम 20 साल हो चुके हैं, तो वो 20 साल आपको कौन प्रमाणित करेगा? तो जैसे ही प्रमाणित करने की बात आएगी तो आपको एज वेरीफाइड के लिए कोई सर्टिफिकेट देना होता है, और वो सर्टिफिकेट आप यानी कि समझ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, उस तरह की आपको सर्टिफिकेट डीजीएमएस यानी कि बोर्ड को सबमिट करना होता है। तो डेट ऑफ बर्थ आप जनरली हर सर्टिफिकेट में देखा जा सकता है, जैसे कि 10th में, 12th में भी, या फिर आधार कार्ड में भी आपका एज वेरीफाइड रहता है। तो आप मुख्यतः 10th की पास आउट या फिर ऐसी सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे जो कि आपकी एज यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखी गई हो। देन आफ्टर आता है फर्स्ट ईयर मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि डीजीएमएस या फिर बोर्ड कहती है आप फर्स्ट ईयर मेडिकल सर्टिफिकेट के ही सबमिशन करने के बाद किसी भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। वो फर्स्ट एड मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए क्योंकि जैसे ही आप किसी माइंस में कार्यरत या काम करेंगे तो आपका IMEM NPME होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी खामी है, तो आपको माइंस में उस खामी या फिर उस डिजीज को लेके अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि माइंस ऑलरेडी डेंजरस टाइप का वर्किंग प्लेस है, और इस वर्किंग प्लेस में बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो देन आफ्टर अगर किसी बाय द वे कि कभी किसी को इस तरह की प्लेसेस में वर्किंग किया जाए तो मे बी डेंजरस, उसके कारण और भी सारे लोग वर्किंग में रहते हैं, तो मे बी डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नहीं रखा गया कि अगर आप अनफिट है तो आपको माइंस में ज्वाइनिंग नहीं किया जाएगा, लेकिन आप ऑफिसर या फिर ऑफिशियली कोई वर्क में इजीली ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए डीजीएमएस भी कहती है कि आपको विद इन एक साल की मेडिकल फिटनेस या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है। ये मेडिकल फिटनेस कहाँ से बनेगी? ये आपको कोई भी MBBS डॉक्टर द्वारा ही या फिर मास्टर ऑफ सर्जन या फिर गेजेट MBBS गेजेट ऑफिसर के द्वारा ही फर्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट बनती है।
जैसे कि हम लोग लोकल लैंग्वेज में अगर कोई भी किसी भी हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो देखिएगा वहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज में बड़ा बाबू बोलते हैं, बड़ा बाबू। तो वो एमबीबीएस गेजेट ऑफिसर ही होते हैं। फर्स्ट ईयर फर्स्ट नॉट लेस देन फर्स्ट ईयर की आपके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपको बोर्ड क्या कहेगी कि बोर्ड में किसी भी एग्जाम में तभी अपियर होने दे सकता हूँ जब आपकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 12th पास आउट होना चाहिए, या फिर आपको डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कोई डिग्री होना चाहिए। तो मैंने ये पॉइंट लिखा है 12th पास आउट, डिग्री, डिप्लोमा। एक बात आपने नोटिस कीजिएगा, वो 12th पास आउट के बाद भी आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको किसी भी प्रकार के बोर्ड से सर्टिफिकेट या फिर एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक। इसके बाद कैरेक्टर। ये कैरेक्टर क्या कहता है? कैरेक्टर यानी कि चरित्र, किसी व्यक्तिगत आदमी की चरित्र की जो प्रमाण पत्र होती है वो भी बोर्ड डिमांड करती है, यानी कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना है। आप कैरेक्टर के लिए कॉलेज कैरेक्टर ले सकते हैं, या फिर किसी गेजेट ऑफिसर से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। गेजेट ऑफिसर से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस डेट से आपका बना हो, विद इन 6 महीने के अंतर्गत आपको बोर्ड में अप्लाई कर देना होता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा आपका कैरेक्टर हो गया तो फिर आपको बोर्ड किसी भी एग्जाम के लिए अपियर नहीं करने देगा। उसी तरह मेडिकल भी सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल एटलीस्ट मेडिकल बनने के बाद 1 साल की वैलिडिटी रहती है। वो विद इन 1 साल में आपको किसी भी तरह से बोर्ड तक आपको एप्लीकेशन फाइल कर देना, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी बोर्ड के एग्जाम में अपियर होने के लिए। तो ये रहा हमारा रेगुलेशन नंबर 14, एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन। और इसमें और कुछ ऐसी बातें है नहीं कि बताने के योग्य हो बीएमई से। हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि ये सारे में से एक 20 ईयर्स आपकी एज, तो सारे 7 सर्टिफिकेट इशू करने में तो लगेगी ही, लेकिन जो फर्स्ट एड लगेगा, मेडिकल, ये कैरेक्टर, ये या फिर इसमें से 4 पॉइंट जो होती है वो आपको जो वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट होता है उसके लिए नहीं लगती है। इसके बाद और पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सपीरियंस भी नोट डाउन कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस भी यानी कि वर्क एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होता है सर्टिफिकेट और एग्जामिनेशन जारी करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 14 बुक्स में क्या लिखी गई है। रेगुलेशन नंबर 14 CMR 14, एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। No person shall be admitted as a candidate in any exam held by board unless he is 20 years। पहले बताया था 20 साल एटलीस्ट होना चाहिए। No person shall be admitted as a candidate in examination manager certificate, surveyor certificate, overman certificate unless he hold valid first aid classification of the Sant John's application, Sant John Ambulance Association or any other equivalent certificate as may be specified by Chief Inspector। मैंने बताया था कि जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है वो आपको संत जोमस कोलंबस से संत जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन से आपको लेना होगा, अदरवाइज DGMS यानी कि CIM
जिस 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 फर्स्ट एड क्लासेस के अकॉर्डिंग किसी की मान्यता प्राप्त दी हो, उन्हीं से आपको फर्स्ट एड क्लास की सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और ये फर्स्ट एड क्लासेस ओनली फॉर यूजेबल है, एक तो मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए एंड सरदार सर्टिफिकेट के लिए। फर्स्ट एड क्लासेस इसमें से गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए यानी कि ओटी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए, माइनिंग सरदार के सर्टिफिकेट के लिए एंड मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए। इसमें फर्स्ट एड क्लास जो बुक कहती है वो वाइंडिंग इंजन मैन के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके बाद पॉइंट 3 कहता है एवरी एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन एफर्ट्स shall be accompanied by a certificate of age verified by a gazette officer of the government of the headmaster of recognized school of higher secondary or equivalent standard, provided in case of person holding a matriculation or equivalent certificate submitted evidence। एज वेरीफाइड जो सर्टिफिकेट के बारे में लिखा गया है कि आपका जो एज वेरीफाइड है वो किसी हेडमास्टर या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के योग्यता बराबर कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो आपको सबमिशन करने के लिए बोर्ड के अपीयर एग्जाम में सबमिशन करने के लिए अनिवार्य है। इसमें आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा। मे भी अगर फ्यूचर में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो बात आएगी, बट आधार कार्ड को मान्यता नहीं दिया गया है। आपको एटलीस्ट किसी प्रिंसिपल, किसी सेकेंडरी या फिर कोई कोई हेडमास्टर के थ्रू जो सर्टिफिकेट एज वेरीफाई होगा वही चलेगा। इसके बाद लिखा है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑब्टेन बाय द नॉट मोर देन 1 year period of the date of application from the qualified practitioner, not below the rank of civil assistant surgeon, from the surgeon of the medical science, bachelor of degree of the bachelor of the surgeon, and registered medical council of the certified candidate by free from deafness, defective vision, or any other informative physical like the indifference। मैंने बताया था कि सेकेंड पॉइंट कहता है कि आपको 1 ईयर की विद इन 1 ईयर की मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, जो कि आपका मान्यता देगी कि आप मेडिकली फिट है, किसी भी प्रकार का आपका डिजीज या फिर कोई हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में नहीं है। और ये मान्यता एमबीबीएस के सर्जन देंगे या फिर सिविल असिस्टेंट ऑफ सर्जन यानी कि बड़ा बाबू लोकल लैंग्वेज में। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है सर्टिफिकेट फ्रॉम समवन of good repute of the general good conduct of the conduct and sobriety of the candidate। मैंने कैरेक्टर के बारे में भी बताया था कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना है, किसी अच्छे चरित्र या फिर गुड कंडक्ट की जो सर्टिफिकेट होती है यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो देना होता है। फिर इसके बाद लिखा गया है नो पर्सन शॉल बी एडमिटेड कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फॉर द मैनेजर सर्वेयर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट डिग्री बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पासेड डिग्री ऑफ द डिग्री और डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन approved the behalf of the government and engine driver certificate certified by the board of this literate। इसमें एक पॉइंट कहा गया है कि जो भी निर्धारित सर्टिफिकेटों में से है उसमें आपका एटलीस्ट पास आउट 12th होना चाहिए, किसी 12th बोर्ड या रिकॉग्नाइज या फिर सेम इक्विवेलेंट स्कूल या फिर डिग्री के कॉलेजेस में। उसके बाद डिप्लोमा लिखा गया एटलीस्ट आपको 12th नहीं तो आप डिप्लोमा के आधारित पर बोर्ड में अपीयर हो सकते हैं। अगर डिप्लोमा के बाद अगर डिग्री भी है तो डिग्री भी चलेगा। ये सारे 12th मतलब बोर्ड के अपीयर एग्जाम में बशर्ते एक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि लिटरेट आपको एटलीस्ट जो वाइंडिंग इंजन मैन की सर्टिफिकेट होती है
उसमें आपको लिटरेट होना चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा हो जाना चाहिए। और उसके लिए भी एक्सपीरियंस जो लेती है वाइंडिंग इंजन मैन की, वो 1 ईयर्स की एक्सपीरियंस लेती है। तो चौथा पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद कहता है कि no person shall be admitted as a candidate in any examination for the manager of the open man certificate not restricted in the mass having open course or at least सरदार सर्टिफिकेट नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन द मास। हाँ, एक पॉइंट कहता है पचमा की कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट अंडरग्राउंड ट्रेनिंग, अंडरग्राउंड की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिल सकता है। No person shall be admitted in candidate examination of the manager overman certificate restricted in the open। सेम चीज, अगर आपको अंडरग्राउंड से अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहे हैं बोर्ड को, तो आपको अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट देगी, जो कि ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड एग्जामिनेशन जो वैकेंसी आती है तो उसमें रिकॉग्नाइज करती है या फिर डिमांड करती है कि हमको अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले होल्डर ही चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेट होती है अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, ये ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों के लिए लागू है, बट रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ये सिर्फ ओपन कास्ट के लिए लागू होती है। इसके बाद प्रोवाइडेड द बोर्ड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज बाय द लॉ एग्जाम्स ऑन द पर्संस सो अबव द सब रेगुलेशन। इसके बाद कहता है लास्ट पॉइंट की बोर्ड अगर चाहे तो कोई भी अपने रूल्स रेगुलेशन टर्म कंडीशन कभी भी चेंज कर सकता है, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू सच स्पेसिफाइड बाय द लॉ एक्सेप्ट ऑफ एनी पर्संस स्टिपुलेशन ऑफ द अबव सब रेगुलेशन। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट मैनेजर सर्टिफिकेट एंड एग्जामिनेशन। फिर हम लोग धीरे धीरे, मैंने बताया था कि 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए होती है ओवरमैन, 3 इयर्स की सरदार के लिए, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ओनली है तो आपको 2 इयर्स की ये 3 इयर्स सर्वेयर के लिए और सरदार के लिए मिनिमम 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन रहेगा वो सारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और रेगुलेशन बनाई गई है। आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त करते हैं। रेगुलेशन नंबर 14 एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट एक बार पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ। नॉट लेस देन 20 ईयर, 20 साल की उम्र होनी चाहिए, फर्स्ट एड क्लास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एज वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए उसमें। और ये कौन करेगा? आधार कार्ड के छोड़ के आपको जो बोर्ड की सर्टिफिकेट होती है वो आपको करेगा, या फिर कोई स्कूल के हेडमास्टर। 1 साल की मेडिकल सर्टिफिकेट किसके द्वारा? MBBS, MS, या फिर जो MBBS गेजेट ऑफिसर है यानी कि सर्जन, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट गेजेट ऑफिसर से, या 12 डिग्री डिप्लोमा, या फिर लिटरेट ओनली ऑन वाइंडिंग इंजन मैन के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए गुड डे।